बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अगले 36 से 72 घंटे बहुत अहम है। लेकिन जो अमरीकी मीडिया खबरें चला रहा था कि जी 3 से 5 दिन का सीज़ फायर है, इस खबर की तरदीद कर दी गई है वाइट हाउस की तरफ से। और वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जब तक ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ नहीं जाता, उसको मना नहीं लिया जाता, तब तक सीज़ फायर चलता रहेगा। उधर से कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कुछ नए बहरी जहाज़ पकड़े हैं जो कि वायलेशन कर रहे थे जो ईरानी नाकाबंदी है उसकी, और कहां से उनका ताल्लुक था और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसकी वीडियो भी पासदारान इनकलाब की तरफ से जारी कर दी गई है। कुछ वायलेशन हुई हैं, कुछ अफसोसनाक वाक़े, सहाफ़ी समेत आम सिविलियंस को लिबनान में निशाना बनाया गया है। अमरीका की तरफ से अपने शहरियों के लिए जो लिबनान के अंदर हैं फौरी तौर पर उसे छोड़ने की, वहाँ से निकल जाने की हिदायत दी गई है। तो मुमकिन तौर पर वहाँ पर क्या होने जा रहा है, किस चीज़ का खदशा मौजूद है, और ये भी आपको बताएंगे कि ऐसे 3 इस्लामी मुल्क जो कि अगर तेल की सप्लाई रोक दें जो कि उन ममालिक से होती है इज़राइल को, तो इज़राइल की कमर को तोड़ा जा सकता है। ये कौन कौन से ममालिक हैं, कितना तेल वहाँ से इज़राइल में जाता है, रूट कौन सा इस्तेमाल होता है, और अगर इसे रोक दिया जाए, अगर उनका ताउन इज़राइल के साथ ख़त्म हो जाए, तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इज़राइल को, ये भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत की चीखें निकल रही हैं, भारत की मुसलसल गलत बयानियाँ, और उसका सिलसिला भी जारी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो कि साबिक CM भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया है भाजपा सरकार को, वो भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और जो जॉन कैरी हैं, जो साबिक फॉरेन मिनिस्टर भी हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से क्या बताया गया कि किस तरह से इज़राइल ने, ये पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप किया हो, इस जंग में घसीटा हो। इससे पहले 3 अमेरिकी सदूर थे जिन्हें ये ऑफ़र या इस तरह से इस जंग में घसीटने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन हर बार उनका मौक़िफ़ क्या रहा और वो सदूर कौन कौन से थे। तो ये सारी डेवलपमेंट्स, और लास्ट में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अफ़गानिस्तान को बाईपास करते हुए, क्योंकि अफ़गानिस्तान को जो इज़्ज़त हमने दी थी वो रास नहीं आई, जो मेहमान नवाजी हमने की थी वो भी रास नहीं आई, जो हमने कोशिशें की थी पूरी दुनिया को कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लिया जाए, वो भी रास नहीं आई। तो अब किस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बाईपास करते हुए नए रूट के ऊपर ना सिर्फ काम का आगाज़ कर दिया है, बल्कि पहली जो शिपमेंट है या कंसाइनमेंट कह लीजिए, वो पहुंच चुकी है पाकिस्तान में और उसका आगाज़ हो चुका है अमली तौर पर। ये कौन सा रूट है, कौन सा रूट इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, और यकीनी तौर पर यह लम्हा फ़िक्री है अफ़गानिस्तान के लिए भी। लेकिन सबसे पहले जो खबर है कि जुम्मे के बारे में कहा जा रहा है कि जी मुमकिना तौर पे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई खुशखबरी आ सकती है, ये दावा किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। कैरोलिन लेविट की तरफ से, जो तर्जुमान है वाइट हाउस की, मीडिया के सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने बताया कि 3 से 5 रोज़ की जो डेडलाइन अमेरिकी मीडिया दे रहा था, ऐसा कोई मामला नहीं है। सदर ट्रंप ने ईरान को किसी मुआहदे के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी, और वो कहते हैं कि चंद दिन का वक्त दिया जा रहा है, इन चंद दिनों के दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार है। उन्होंने सदर ट्रंप को हवाले से कहा है कि सदर ट्रंप आबने हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान पुरजोश जो मुआशी लेवरेज मुसल्लत किया गया है, इसकी वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। लेकिन अब भी यह खाम ख्याली है अमेरिका की। उधर से ईरान ने भी एक जो जवाब दिया है वो पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात का दरवाज़ा या मुज़ाकरात के रास्ते हमने मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार तहज़ीब याफ्ता होना चाहिए, उसमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा होना चाहिए, उसमें वादा खिलाफ़ी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी के साथ इसकी बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा ईरान ये कहता है कि अब भी खुला है। अच्छा, एक और रिजीम चेंज इसको कहिए या खिलाफ, जो ये कह लीजिए कि आपस में जो लीडरशिप है अमेरिका की, उसमें तज़ाद पाया जाता है, ये तो अमेरिका ही बेहतर बता सकता है। लेकिन रिजीम चेंज का जो प्लान था, जो मंसूबा था, जो ख्वाहिश थी अमेरिका की, वो ईरान में तो पूरी नहीं हुई। वहाँ पे तो लोग भी डट के खड़े हुए हैं, रिजीम भी चेंज नहीं हुई, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज़्यादा सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली हुकूमत वहाँ पर बन चुकी है। और अगर कोई इख्तिलाफ है तो उसकी वजह भी अमेरिका है। अली लारिजानी वो किरदार था नाज़रीन, जो कि तमाम यूनिट्स को, तमाम इकाइयों को जोड़ के रखता था, और कोई इख्तिलाफ होता था तो उसे दूर कर दिया जाता था। और आयतुल्लाह खामनाई की
छतरी के नीचे तमाम जो यूनिट्स हैं, तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो शोबे हैं, वो उस अहकामात को आखिरी हरफ आखिर समझते थे। लेकिन अब जबकि नई लीडरशिप आ चुकी है, पासदारान इनकलाब हो, उनकी अस्करी लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनके दरमियान अगर कोई सख्तगीर मौक़िफ़ रखता है और कोई इंतहाई सख्तगीर मौक़िफ़ रखता है तो इसका सेहरा भी अमेरिका बहादुर के सर जाता है। लेकिन अमेरिका में अमली तौर पर क्या हो रहा है, ये काफ़ी दिलचस्प है, ये आपको देखना भी चाहिए और इसको समझने की ज़रूरत भी है। अब हो क्या रहा है कि वहाँ पे अमेरिका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। आपको याद होगा कि एक डेढ़ हफ्ता पहले पीट हेगसेथ जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उनकी तरफ से तमाम जो लीडरशिप थी अस्करी, उन तमाम सीनियर जर्नल्स को ओहदों से हटा दिया गया था, क्योंकि वो इनको समझा रहे थे कि भाई ईरान के साथ जंग जो है वो घाटे का सौदा होगी। तो जो रुकावट डाल रहा था, जो समझबूझ की बात कर रहा था, उसको रास्ते से हटा दिया गया। मुसलसल अब देख रहे हैं कि एक रोज़ पहले वज़ीर मेहनत ने इस्तीफ़ा दिया और आज जो खबर आई है वो वज़ीर बहरिया ने उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। सदर ट्रंप 2024 में उन्होंने कहा है कि जॉन सी फैलन को वज़ीर नेवी उन्होंने नामजद किया था और उस वक्त से जॉन फैलन पर तनकीद की गई कि उन्हें बहरिया, फ़ौज, कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुतल्लिक तजुर्बा नहीं है। लेकिन इतना सारा अगर वो सर्वाइव कर गए तो अब आखिर क्या मसला था? अब मामला कुछ और है। यहाँ पे रिजीम चेंज होती दिखाई दे रही है। फैलन फरवरी 2025 से सेनेट कमेटी के सामने पेश हुए और याद रहे कि अमेरिकी नेवी सेक्रेटरी नेवी के इंतजामी, माली और पॉलिसी मामला देखता है। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया था। तो मार्को रूबियो हों, पीट हेगसेथ हों, वो तमाम इंतहा पसंद जिन्होंने घेरा हुआ है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को, और ये वो ज्यूइश लॉबी है जिसका असर रसूख हम देख रहे हैं कि अब भी कांग्रेस के अंदर है। और उन्हीं के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर कोई मुआहिदा करना भी चाहते हैं या इस कश्ती को किसी किनारे लगाना भी चाहते हैं तो उन्हें वापस खींच के इसमें घसीटा जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ। जॉन केरी की तरफ से, साबिक ये वज़ीर ख़ारजा रहे हैं अमेरिका के, और इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप किया है, अपनी जंग के अंदर हमें घसीटा है, अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा इस पर लगाया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है। $1.5 ट्रिलियन कर दिया गया है दूसरी जंग अज़ीम के बाद। सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया गया, 44,000 फ़ौजी नए भर्ती किए जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, इसके अलावा बराक ओबामा को और जो बाइडन को भी ये ऑफर्स या ये पेशकश की जाती रही है कि भाई आप ईरान के साथ जंग लड़िए। लेकिन वो सब इसलिए मुस्तरद करते रहे कि पहले जो नॉन मिलिट्री एफर्ट्स हैं या जो मुज़ाकरात हैं या जो मेज़ के ऊपर बैठ के गुफ्तगू शनीद है, उसके ज़रिए तमाम ऑप्शंस को अपनाया जाएगा और आखिरी ऑप्शन के तौर पे उसको देखा जाएगा जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑप्शन अपनाई गई है। और ये एक नाकाम पॉलिसी साबित हो रही है। तमाम तर कुव्वत के बावजूद वो अभी तक ना तो ईरान को घुटनों पर ला सके हैं, ना ही उन्हें शिकस्त फाश दे सके हैं, बल्कि खुद अपनी शिकस्त का एतराफ़ हर दूसरे दिन दिया जाता है। अच्छा, ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी बरहम दिखाई देते हैं। वैसे तो पूरा यूरोप ही इस वक्त बरहम है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, उनकी पॉलिसी के ऊपर। नेटो से वो खुद नाला है, नेटो उनसे नाराज़ है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अरब दुनिया बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट हैं उनका बयान सामने आया है और वो कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर सुबह जो उठें वो एक इस दुनिया को तबाह करने वाली धमकी के साथ उठें, अमेरिकी प्रेसिडेंट की, और हर रात को जब बिस्तर पर जाएं तब भी एक धमकी के साथ जाएं कि वो दुनिया को तबाह कर देंगे, इस खित्ते को तबाह कर देंगे। और ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की हुई है, हमें वो कहते हैं कि मिल बैठ के तमाम ममालिक को, वो कहते हैं कि इसके अंदर शरीक होना चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का उन्होंने मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा से भी और दुनिया से अपील की गई है कि तमाम लीडरान जो हैं वो शरीक हों और एक मीटिंग बुलाई जाए, एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए जिसमें इस मुद्दे का कोई हल निकाला जाए कि ये धमकियों का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल जो नाकाबंदी अमेरिका ने कर रखी है वो भी सिर्फ बातों की हद तक की दिखाई देती है, क्योंकि अमली तौर पर जो खबर रिपोर्ट हो रही है वो ये है कि अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद 10 मिलियन बैरल से ज़ायद ईरानी तेल खलीज से निकल गया है। एनर्जी मॉनिटरिंग इदारा है जो ये क्लेम कर रहा है, ये हमारा क्लेम नहीं है या ईरान का क्लेम नहीं है। और वो कहते हैं जी अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद 10 मिलियन बैरल से ज़ायद ईरानी तेल खलीज से निकल गया है और ईरानी तेल से लदे 19 बहरी जहाज़ खलीज से बाहर गए हैं। तो ये किस तरह की नाकाबंदी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी इस नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को न सिर्फ कब्जे में लिया गया है बल्कि उन्हें मुंतकिल भी किया गया है। ईरान के पासदारान इनकलाब नेवी ने लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज़ MSC
एमोंडोस को आबना हुर्मस की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश के दौरान खुसूसी फोर्सेस के ज़रिए अपने कंट्रोल में लिया गया है और इसे तहवील में लेते हुए जहां पे उसे पहुंचाना चाहते थे उसे मुंतकिल भी कर दिया गया है। तो ये है नाज़रीन ताज़ा-तरीन सूरत हाल, और इसमें अमेरिका अब भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उम्मीद का इजहार तो किया जा रहा है, जुम्मे को बड़ी पेशरफ्त की पेशगोई भी की जा रही है, लेकिन ईरान लगता नहीं है कि इस बार इतने जल्दी मुज़ाकरात पे आमादा हो जाएगा। वो कहते हैं हमें श्योरिटीज़ चाहिए, एतमाद चाहिए, गलत बयानी से जो आप मुसलसल काम ले रहे हैं उसका सदेबाब अगर होगा तभी हम मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। अब आते हैं नाज़रीन, थोड़ा सा रुख करते हैं भारत की तरफ, और भारत में हम देख रहे हैं कि मुसलसल जैसे जैसे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दिन करीब आ रहे हैं, जिसे वो ऑपरेशन सिंदूर कहते थे और उससे हमने ऑपरेशन विधवा में तब्दील किया था, तो पाकिस्तान पे धमकियों की बात हो रही है, कभी राजनाथ सिंह की तरफ से, कभी अमित शाह की तरफ से, कभी हम देखते हैं कि मोदी जी की तरफ से, क्योंकि अब आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्शन भी सर पर हैं, कंपेन्स भी चल रही हैं, तो ये इंतखाबी माहौल जब होता है तो आप समझ आया करें कि कोई ना कोई छेड़खानी हो सकती है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया की नज़रें हैं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन के पैगंबर के तौर पे जाना पहचाना जा रहा है, और साबिक अमरीकी जर्नल तो ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ना नहीं कह सकते थे, इसीलिए उन्होंने जो सीज़ फायर था उसे तौसीह दे दी है। तो इसका क्रेडिट मुकम्मल तौर पे दिया जा रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो मुसलसल कोशिशों में है इस अमन मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए, मुकम्मल और देरपा जंगबंदी की कोशिशों में ये दोनों शख्सियात, पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है वो भी मसरूफ़ अमल है। और इसके बावजूद जो भारत में अफसोसनाक और शर्मनाक इल्ज़ाम तराशियाँ जारी हैं, उस पर उमर अब्दुल्ला जो कि वज़ीर आला रह चुके हैं मकबूजा कश्मीर के, क्या कहना है उनका, ज़रा एक लफ्ज़ में आपके साथ बताते हैं, फिर आखिर में आपको वो दिलचस्प जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है कि इजराइल क्या कर रहा है और उसके साथ क्या किया जा सकता है, वो आपको बताएंगे। ज़रा उमर अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू सुनिए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। तो डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वो हमला करेंगे, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत जवाब हो नहीं सकता, जो हम नहीं आप ही के सियासतदान दे रहे हैं, और मेरे ख्याल में अकल वालों के लिए इशारा काफ़ी है। कोई फिर भी शौक़ हो, कोई कसक हो तो कोशिश करके देख लीजिएगा, इस बार कोई रियायत नहीं होगी। पिछली बार तो 6 या 8 तैयारों पे हमने इत्तेफाक किया था, और जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रोक दिया था अपने फाइटर पायलट्स को कि भाई इतना काफ़ी है, अंदाज़ा उन्हें हो चुका है कि वो कितने पानी में है, इस बार कोई रियायत की तवक्को ना रखिएगा। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान, क्योंकि ख़ुद तो हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, सलाहियत भी नहीं है, तो अफ़गानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अफ़गानिस्तान ने इस बहकावे में आके, झूठे वादों में आके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। ना उन्हें क्रिकेट खेलने को मिल रही है, ना उनके साथ ट्रेड हो रही है, दुनिया से वो कटे हुए थे। पहले ही पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की लेकिन उनको समझ में नहीं आई। अब हुआ क्या नाज़रीन कि पाकिस्तान ने रूट फाइनली किर्गिस्तान से आने वाला पहला ट्रक जो है ट्रांजिट सामान के साथ पाकिस्तान के सोस्त ड्राई पोर्ट पर पहुंच गया है, जिसने कामयाबी के साथ अफगानिस्तान को बाईपास किया, और ये दौलत मुश्तरका आज़ाद रियासतों यानी कि CIS के किसी भी मुल्क की जानिब से अपनी ट्रांसपोर्ट के जरिए होने वाली पहली नौयत की नकलो हरकत है। तो ये नकल हरकत किर्गिस्तान में NLC की शराकत दार कंपनी के बाद ज़रिए अंजाम दी गई है, और उसके ज़रिए मुमकिन बनाई गई है। ये एक अहम संग मील है जो बेहतर इलाकाई रवाबित और तिजारत के फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। कराची की बंदरगाहों तक इस तरह की मज़ीद नकलो हरकत के मनसूबे हतमी मराहिल में हैं, और जिससे खुश्की में घिरे ममालिक के लिए नए तिजारती मौक़े पाकिस्तान पैदा कर रहा है। अफ़गानिस्तान को कामयाबी के साथ बाईपास भी किया जा रहा है, और याद रखा जाए अहम बात इसमें यह है कि तमाम खुश्की में घिरे ममालिक को पाकिस्तान की समुद्री बंदरगाहों, जिसमें कराची पोर्ट भी है, जिसमें गवादर पोर्ट भी है, ये ऑफ़र है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, सिवाय अफ़गानिस्तान के, क्योंकि अफ़गानिस्तान जब तक राह रास्त पर नहीं आएगा उसके लिए नो एंट्री मौजूद रहेगी। अब आते हैं नाज़रीन उस रूट की तरफ जिसका इस्तेमाल करते हुए जो तेल पहुँचता है इज़राइल में, वो 3 ममालिक हैं जो कि इसमें सबसे ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। पहला जो मुल्क है वो आज़रबाईजान, हमारा दोस्त मुल्क है। 50 से 70% जो ऑयल की ज़रूरियात हैं, ये जो तेल है वो आता है आज़रबाईजान से पाइपलाइंस के ज़रिए। पहले ये पहुंचता है टर्की, और ये टर्की में आज़रबाईजान से पहुंचता है गयान के मकाम पे, और वहाँ से फिर टैंकर्स के ज़रिए ये पहुंचता है इज़राइल में। तो अगर
इस रूट को बंद कर दिया जाए तो 50 से 70% जो तेल है वो रोका जा सकता है इजराइल जाने से। अच्छा नाज़रीन, दूसरा जो मुल्क है वो कजाकिस्तान है और इससे जो तेल की सप्लाई आती है इजराइल के लिए वो लगभग 10 से 20% है और ये बहरी जहाज़ों के ज़रिए रूट इस्तेमाल करते हैं और इन जहाज़ों के ज़रिए ये तेल पहुंचता है बहरा अस्वद के ज़रिए टर्की में, और टर्की में जो फास्फोरस स्टेट है यहाँ से फिर दीगर ज़राए जो पहले भी इस्तेमाल होते हैं ऑयल टैंकर्स के ज़रिए दीगर ज़रायों से इसे इजराइल में पहुँचाया जाता है। तो सबसे पहले आज़रबाईजान, दूसरा मुल्क है कजाकिस्तान और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है, इन दोनों ममालिक का तेल टर्की आता है और टर्की से फिर जाता है इजराइल तक। तो इन तीनों ममालिक से हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि खुदारा लगाम डालिए इजराइल को। आपके फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स होंगे वो अपनी जगह, आपकी मुल्की तरजीहात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मुस्लिम उम्मा को अगर उसका कोई वजूद मौजूद है, बाकी रह चुका है, फ़लस्तीन के बच्चे हों, लिबनान के तड़पते हुए अवाम हो जिनके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ भी बमबारी की गई है और वायलेशन की गई है सीज़ फायर माहिदे की। आपको याद होगा कि 10 दिन का सीज़ फायर है, इसके बावजूद लिबनानियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक सहाफ़ी समेत 5 वहाँ पर शहादतें हो चुकी हैं। अमरीका ने वार्निंग जारी कर दिया, तमाम शहरियों को कहा है कि आप फौरी तौर पे लेबनान को छोड़ दीजिए, कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो सकती हैं। तो खुदारा इस नस्ल कुशी को रोकने में टर्की किरदार अदा कीजिए। सिर्फ बयानात से बात नहीं बनेगी, आपको तमाम तर जो ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता करने होंगे। इस रूट को आपको रोकना होगा जिसके ज़रिए आपके पास तेल पहुंचता है आज़रबाईजान से लगभग 50 से 70% और इसी तरह से 10 से 20% जो है कजाकिस्तान से पहुंचता है। इन दोनों ममालिक को अपने तेल की सप्लाई फौरी तौर पर रोक देनी चाहिए और टर्की को अपना रूट देने से फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। तो ये इजराइल के लिए कमर तोड़ने के मुतरादिफ होगा और फिर इनकी जब अकल ठिकाने आएगी तो इनको पता चलेगा कि इस ख़ित्ते में या इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो बदमाशी से नहीं बल्कि इंसानों की तरह। और इसके लिए फिर अमेरिका जो है यकीनी तौर पे उसे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही है, लेकिन जो ज्यूइश लॉबी है अपना किरदार अदा कर रही है। बहरहाल अगले 36 से 72 घंटे जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत अहम है, पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, हम भी दुआ गए कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकले। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहें कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।